तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट न्यूज़ डेली कैप्सूल के सेशन में, जहां पर हम बात करते हैं अखबारों में छपी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। और आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स के इतने ज़्यादा सोर्सेज होने के कारण में हमारे ऊपर करंट अफेयर का लगातार बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। ऐसे में मैंने डिसाइड किया कि मैं करंट अफेयर को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से कवर करूंगा, जहां तक जरूरी है। उसके बाद में जब होगा तो किसी भी मासिक पत्र पत्रिका के माध्यम से पिछले 6 महीने का करंट अफेयर हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ से बेसिकली जो होता है हमारा मेंस ओरिएंटेड होता है, और उसके साथ साथ हम प्री को भी देख लेते हैं, यानी कि प्री कम मेंस ओरिएंटेड होता है हमारा सेशन। और आज दैनिक जागरण अखबार में क्या कुछ महत्वपूर्ण छपा है उसके बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जिसको दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर छापा है। गाइज, सुप्रीम कोर्ट ने अब 2004 के अपने फैसले को बदलते हुए उसकी 5 जजों की पीठ ने कहा है कि वंचितों का लाभ पहुंचाने के लिए एक कदम उठाना जरूरी है, और ये कदम है कि राज्यों को कोटे में कोटा कर जो तय है वो करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी गाइज, कोटे में कोटे तय करने का अधिकार क्या है गाइज, इसका जो हमारा उपबंध है ये हमारा जुड़ा हुआ है आरक्षण से। गाइस, सुप्रीम जो हमारा संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि हम सेक्स, कास्ट या रिलीजन के आधार पर किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन गाइस, इसके बावजूद सब संविधान में ऐसे प्रावधान है जहां पर एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजंस किए गए, क्योंकि संविधान ये सीधे तौर से कहता है कि हम महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने से किसी भी सरकार को निवारित नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए इस प्रकार से एक आरक्षण का प्रावधान है, और उस आरक्षण के प्रावधान के आधार पर ही अब क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस आरक्षण के भीतर भी राज्य सरकारें आरक्षण दे सकती हैं। जबकि गाइस 2004 में एक मामला आया था, ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए गाइस, 2004 में एक इसी चिन्नैया का मामला आया था, जिसमें जो हमारी शीर्ष अदालत यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें भी जो 5 सदस्यीय पीठ थी, इसने कहा था कि राज्यों को आरक्षण में क्या है कि वहाँ पे आरक्षित जातियों के भीतर वर्गीकरण का जो अधिकार है वो नहीं है। लेकिन अब गाइस ये क्या कर सकते हैं, अब राज्य कोटे में भी कोटा तय कर सकते हैं, यानी कि जिन वर्गों के लिए वो आरक्षण दिया गया उसमें भी एक विशेष आरक्षण वो दे सकते हैं। अदालत ने क्या कहा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पुनः वर्गीकरण नहीं किया गया तो असमानता का सामना कर रहे लोगों को अधिकार देने का पूरा लक्ष्य जो है वो अधूरा रह जाएगा। इस दिशा में कदम उठाने के लिए वर्गों के बीच अंतर का अधिकार जो है वो राज्यों से छीना नहीं जा सकता है। गाइस, मामला क्या है कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में 50% वाल्मीकि एवं मजहबी सिखों को देने का प्रावधान किया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अब गाइस है क्या, जैसे कभी भी जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब बात आती है कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं या जो संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर जनजातियां नहीं हैं, तो वहां पे पंजाब की भी बात आती है, दिल्ली की बात आती है। तो जब वहां पे बात आती है कि कोई भी यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति नहीं, कोटे सारी जगह पे, तो ऐसे में जो हरियाणा था अभी तक, पंजाब जो सरकार यानी कि थी, सॉरी, जो हमारी पंजाब सरकार थी, पंजाब सरकार ने क्या किया कि जो आरक्षित सीटें थी अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, जो एससी कास्ट के लिए हमारी जो आरक्षित सीटें थी, उस आरक्षित सीटों का जो 50% था, इन्होंने कहा कि हम इसमें वाल्मीकि और मजहबी जो सिख हैं इन लोगों को हम ये दे देंगे। तो अब ये चीज़ हो गई, क्या हो गया कि एक तो जो हमारा एससी के लिए रिलेटेड है आरक्षित सीटें, एससी के भीतर जो वाल्मीकि और ब्राह्मण समाज को एक 50% सीटें देने का, तो ये हो गया हमारा जो आरक्षण है, आरक्षण के भीतर फिर से आरक्षण देना। तो कोटे के भीतर कोटा तय करने के इसके आधार पर क्या हुआ, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट था इसने क्या किया, इस पर सीधे सीधे रोक लगा दिया। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया तो पंजाब सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे क्या कहा कि अब अगर पुनः वर्गीकरण हम नहीं करेंगे तो जो असमानता का लक्ष्य ये तो हमारा जो है कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि इस दिशा में जो कदम उठाने के बीच में अगर वर्गों के बीच का अंतर हम नहीं कम करेंगे तो उसको जो है लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में राज्य से ये अधिकार छीनना उचित नहीं होगा। अब इसका असर क्या होगा गाइज, असर ये हुआ है कि देखने में ये बहुत दिनों से आ रहा है कि एक ही आरक्षण का लाभ बार बार ले चुकी जातियां बार बार उसका लाभ ले पाती। गाइस, जैसे कि देखिए, आप जब भी आरक्षण का विरोध आता है तो उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की एक बात आती है, यानी कि जिन लोगों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया और आरक्षण के लाभ से उनको फायदा हो गया, इसके बाद से अब वापस से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है गाइस कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आरक्षण मिलता चला जाता है। ऐसे में जो नीचे तबके के लोग हैं वो नीचे ही पड़े हैं, लेकिन जो बढ़ गए हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचले तबके को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। एससी एसटी जातियों के उप वर्गीकरण की राह खुलने से उस निचले तबके को भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। तो गाइस, जो उन्होंने कहा है कि जो अभी तक एससी एसटी में जो निचला तबका था जिसको अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गाइस आरक्षण का लाभ किसी को आपको स्पेशली कब दे पाएंगे आप,
आप आरक्षण का लाभ तब दे पाएंगे जब वो आरक्षण के स्तर तक पहुंच पाएगा। यदि कोई व्यक्ति आरक्षण के स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, यदि किसी वर्ग के लोग आरक्षण के स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिल पाएगा। तो ऐसे में उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ऐसे में जरूरी है कि उनमें से जो भी पहुंच रहा है उसके लिए कम से कम हम संरक्षण की नीति अपनाएं। उसको जब हम संरक्षित करेंगे तो धीरे धीरे करके वो वर्ग भी ऊपर उठ करके आ जाएगा, तो उस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आरक्षण के स्टैंडर्ड तक पहुंचना आरंभ कर देगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गाई जाए कि सबसे निचला तबका जिनके पास में अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है, उन्हें बराबरी पर लाने की आकांक्षा अभी भी एक सपना ही है। अभी भी विभिन्न जातियां वही हैं जहां पहले थी, वे अभी भी बराबरी पर नहीं है। क्या अनंत काल तक उन्हें पिछड़े रहने देने की नियति है, ये टिप्पणी की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए। गाइज अब बड़ी बात इसमें क्या है कि वो है ये कि ध्यान रहे कि फिलहाल केंद्र सरकार ने ओबीसी में वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन किया हुआ है। अगर बड़ी पीठ से भी उपवर्ग बनाने के हक में फैसला आया तो आरक्षण का स्वरूप बहुत कुछ बदल जाएगा। यानी कि गाइज जो हमारा रिजर्वेशन है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ओबीसी में वर्गीकरण के लिए ऑलरेडी एक आयोग बनाया हुआ है, और इस आयोग के बाद में अभी ये फैसला जो है, ये जो 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया, अभी हो सकता है ये फैसला बड़ी पीठ में जाएगा। लेकिन अगर बड़ी पीठ से 7 या 9 जजों की पीठ से भी अगर ऐसा ही फैसला आता है, इसके बाद में जो आरक्षण होगा यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो बदल जाएगा। अब समान क्षमता वाली 2 पीठों को अलग अलग फैसले के बाद में अब ये बड़ी पीठ में मामला जाएगा, क्योंकि 5 जजों की पीठ ने पिछला जजमेंट भी दिया था, और ये जजमेंट भी जो है पहला जो 2004 का मामला था उसमें भी 5 जजों की पीठ थी, और इसमें 5 जजों की पीठ ने ही मामले को देखा है। तो अब ये बड़ी पीठ में मामला जाएगा, वहाँ जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद में गाइस आरक्षण में बहुत कुछ बदल जाएगा, और इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो बड़ी पीठ होगी वो इन 5 जजों की पीठ से कुछ इतर फैसला देगी। अगली खबर गाइज है कि अब जयशंकर और वांग यी की मुलाकातों पर निगाहें टिक गई हैं गाइज, क्योंकि बैठक होने वाली है एससीओ की। एससीओ की बैठक में क्या होने वाला है, एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो एससीओ की जो बैठक है यहाँ पर भारत और चीन के विदेश मंत्री जो है ये शामिल होंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी। कई स्तरों पर कूटनीतिक, सैन्य व वार्ता के बावजूद लद्दाख में तनाव बरकरार है। तो भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव के बीच में जो संघाई कॉर्पोरेशन की बैठक है, संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी जो बैठक है, इस बैठक में गाइस क्या होने वाला है, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में एक बैठक होने वाली है। हो सकता है यहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो अभी तक तनातनी का माहौल चल रहा है इसके बीच में कोई चर्चा यहाँ पर हो। गाइज भारतीय और चीनी विदेश मंत्री के बीच में 10 सितंबर के आसपास मुलाकात होने की संभावना है। दोनों संघाई सहयोग संगठन यानी कि जो हमारा एससीओ है इसके विदेश मंत्रियों के बैठक में हिस्सा लेने के लिए इनको आमंत्रित किया गया है। इसके बारे में जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, इन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इन्होंने बताया है कि एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री जी को आमंत्रित किया गया है। उन्हें कब और कहाँ जाना है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो गाइज भारत और चीन के बीच में तनातनी के बीच में भारतीय और चीनी विदेश मंत्री के बीच में एक बैठक हो रही है, वो हो रही है संघाई सहयोग संगठन जो हमारा है एससीओ के बीच में। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नतीजे निकल करके आते हैं। गाइज आगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता पूरे हिंद क्षेत्र के लिए जो है वो अहम है, ये बात कही है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। रक्षा उत्पादन में ध्यान देने के लिए जो है नहीं ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस काल पर निशाना साधा हुआ है। गाइज महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री जी ने और न सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री जी ने बल्कि अगर हम फॉरेन पॉलिसीज में भी देखेंगे और वर्तमान समय में देखेंगे तो हमारे लिए जो रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है और रक्षा विनिर्माण में जो हमारा उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनते हैं तो ये न सिर्फ हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी बल्कि सामरिक तौर से और पूरे के पूरे जो हम कहें कि तो हम रक्षा के तौर से सशक्त हो जाएंगे, और वाकई में फिर जो हमारी स्थिति होगी वो हिंद महासागर पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगेगी, जिसकी दिशा में हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे। कुछ प्रयास और किए जा रहे हैं और इनमें और जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आत्मनिर्भरता भारत के आत्मविश्वास की प्रतीक है। रक्षा क्षेत्र के जो उद्योग हैं इनकी पूरी मदद की जाएगी, रक्षा क्षेत्र करेगा उद्योगों की मदद, ये बात कही हुई है जो हमारे बिपिन रावत जी हैं जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने ये बात कही हुई है। गाइज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खबर छपी हुई है, इस खबर को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। गाइज अंडमान के खास आदिवासी समुदाय तक कोरोना जो है ये पहुंच गया। ये खबर मेरे पास एक और जगह पे भी है,
वहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ फिलहाल कि कोरोना वायरस की जो चेन है ये अब अंडमान द्वीप जो निकोबार द्वीप समूह है इससे सटे कोरल द्वीप के दीन दुनिया से कटे आदिवासियों तक भी पहुंच गई है। ये आदिवासी जो अफ्रीकी मूल के मंगोलायड हैं। गाइज मंगोलायड की जब कभी भी बात आती है तो मंगोलायड आपका पाया जाता है अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जो केरल के तटीय हिस्से हैं यहाँ पर जो मंगोलायड प्रजाति के आदिवासी हैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 लोगों को संक्रमण मिला हुआ है और जबकि नज़दीकी पोर्ट ब्लेयर में 6 आदिवासी जो संक्रमित हो गए हैं। गाइज कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो हमारा जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ के आदिवासियों तक जो कोरोना है ये पहुँच गया है। हाल ही में जो हमारे यहाँ पे पेपर हुआ है बीओ के पेपर में जनजातियों से जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे एक ऑप्शन था सेंटिनल गाइज। अब सेंटिनल गाइज क्वेश्चन में जो ऑप्शन था सेंटिनल जनजाति हमारी थी जो वहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सेंटिनल जनजाति थी अगर ये किसी को पता होती क्योंकि उस ऑप्शन से वो सिर्फ ऑप्शन वहीं पे हमें मिल रहा था तो एक ही के सारे में हम पूरा का पूरा जो था वो सही कर सकते थे। तो गाइस जिसमें अभी अंडमान निकोबार की जनजातियों के बारे में बताऊंगा मैंने और जो फैक्ट है वो कलेक्ट किया है आगे आएगा गाइस। आरक्षण की 50% सीमा पर पुनर्विचार की मांग। तो गाइज ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया कि या तो ये कुछ नया प्रोविजन करें या तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कभी भी जो 50% से ज़्यादा आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा कुल मिलाकर के सारी की सारी सरकारी नौकरियों में। लेकिन गाइज जो महाराष्ट्र सरकार है इसने मराठा आरक्षण का जो समर्थन है वो करते हुए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की जो तय सीमा 50% अधिकतम है इस पर पुनर्विचार करने की मांग को किया हुआ है। गाइज काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आप ओरिजिनल रूप से देखेंगे तो 50% से ज़्यादा ये चीज़ चली गई है। लेकिन या तो चैलेंजिंग मामले हैं या भी चैलेंज नहीं हुए हैं जो भी चल रहा है लेकिन एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। गाइज जो जेफ बेजोस हैं हमारे गाइज जो हमारे जेफ बेजोस हैं ये 200 अरब डॉलर के पार जाने वाले दुनिया के पहले धन कुबेर बन गए हैं। अमेरिका की दिग्गज कंपनी अमेजन के संस्थापक और दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेर जेफ बेजोस ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी निजी संपत्ति 200 अरब डॉलर यानी कि करीब 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बुधवार को कारोबारी सत्र में अमेजन इंक ने 2% से अधिक की मजबूती पाई। इसके बाद से जेफ बेजोस की जो संपत्ति में 490 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 36,750 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। जेफ बेजोस एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन समेत वाशिंगटन पोस्ट के भी मालिक हैं। उन्होंने कई और निजी कंपनियों में भी निवेश किया हुआ है। तो गाइस जो ये पूरी की पूरी सिचुएशन है जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं इसके बाद में जो हमारे दिग्गज अभी तक के अमेजन के संस्थापक और दुनिया के जो सबसे बड़े धन कुबेर थे जेफ बेजोस इनकी संपत्ति जो है ये 200 अरब डॉलर के पार चली गई है और ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो संपत्ति है निवल संपत्ति है वो 200 अरब डॉलर के पार चली गई है। आगे गाइज बात आती है तमसा के पुनरुद्धार के लिए अयोध्या के डीएम को जल संरक्षण नवाचार का प्रथम पुरस्कार दिया गया। गाइज तमसा एक नदी है जो धीरे धीरे करके क्या हो रही थी विलुप्त हो रही थी लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ है तमसा के पुनरुद्धार के लिए जो अयोध्या के डीएम है इनको जल संरक्षण के लिए क्या किया गया है नवाचार का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। गाइज तमसा एक पौराणिक नदी भी है और हिंदुओं के लिए इसका विशेष रूप से महत्व है लेकिन तमसा धीरे धीरे करके विलुप्त हो रही थी। हाल फिलहाल में इसकी सफाई की गई है और इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत इसकी 151 किलोमीटर की खुदाई हुई। इसके बाद में इस नदी में जब से झीलों और सरोवरों से जोड़ा गया इस नदी की हालत बहुत अच्छी हो गई है। तो गाइज ये हो गई बात तमसा नदी के बारे में। गाइज अटल सुरंग हमारी जो है ये बन करके तैयार हो गई है और अटल सुरंग जो है ये हमारे लिए इसका जो सामरिक जो हमारे लिए महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ तो अटल सुरंग गाइज जो है हमारी ये बन करके हमारे लिए तैयार हो गई है और जो इसका सामरिक महत्व है ये बहुत ज़्यादा है। इसको बनाने में कुल मिलाकर के करीब 4,000 करोड़ की लागत आई है। देखिए यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए गाइज ये 9 किलोमीटर अटल सुरंग बनाई गई है। अभी जिसके लिए जाने के लिए अगर हम मनाली से होकर के हमें रोहतांग आना होता था ये फिर हमें आगे जाना होता था तो इसके लिए गाइज इधर से ये रास्ता हमारे लिए था और अगर हमें धुंधी से कभी भी रोहतांग जाना होता था तो फिर हमारे पास ये रास्ता था। लेकिन गाइज अब मनाली से सीधे सिस्सू के लिए इसके अलावा धुंधी से भी सीधे सिस्सू के लिए रास्ता हो गया और 9 किलोमीटर की ये सुरंग बनाई गई है। अब आइए गाइज इस सुरंग के बारे में मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। गाइज इसकी लंबाई जो है वो है 9 किलोमीटर 10,000 फीट की ये ऊंचाई पर है और 46 किलोमीटर लेह और मनाली के बीच में दूरी कम हो जाएगी। तो 9 किलोमीटर सुरंग से अब तक जो 46 किलोमीटर की दूरी थी अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। गाइस सुरंग में खास क्या है कि इसमें प्रत्येक 150 मीटर पर एक तो जो है वो टेलीफोन लगा हुआ है
प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पर अग्निरोधी उपकरण मौजूद हैं और हर 500 मीटर पर क्या किया गया है कि जो आपातकालीन निकास है इसकी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 2.2 किलोमीटर पर गुफानुमा मोड़ भी यहाँ पर बनाए गए हैं। हर 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता बताने वाले मॉनिटर लगे हुए हैं। इसके अलावा बीआरओ अधिकारी के मुताबिक वाहनों की अधिकतम गति जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की यहाँ पर हो सकेगी। प्रतिदिन 1500 ट्रक और 3000 कारों द्वारा सुरंग के इस्तेमाल का जो अनुमान है ये लगाया गया है। इससे गाइज होगा क्या कि सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है, हथियार और राशन पहुँचाना आसान हो जाएगा और जो दूरी में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था वो 10 मिनट से भीतर ही पूरी हो जाएगी। तो गाइज जो रोहतांग में अटल सुरंग जो है ये बन करके तैयार हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर में इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्व में इसका नाम रोहतांग सुरंग था, जिसे बाद में बदलकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 10,000 फीट करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इससे लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसे सामरिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी साल मई में सुरंग का काम पूरा होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। तो गाइज फिलहाल अटल सुरंग बन करके हमारी हो गई है तैयार, जिसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग। और ये करेगी क्या, तो ये जो हमारी अभी हमने पढ़ लिया है इसके बारे में हमने देख लिया, मनाली को लेह से ये क्या कर देगी, पूरी तरीके से जोड़ देगी और मनाली से लेह को जोड़ने वाली इस सुरंग का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। मई 1990 में प्रोजेक्ट के लिए अध्ययन शुरू किया गया था। 2004 में परियोजना को लेकर के भूवैज्ञानिक रिपोर्ट पेश की गई थी। दिसंबर 2006 में परियोजना के डिजाइन का जो और विशेष विवरण थे इनकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है इसके अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट को 2003 में अंतिम तकनीकी स्वीकृति मिल गई थी। 2005 में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति मिलने के बाद में 2007 में निविदा आमंत्रित की गई थी। जून 2010 में इस सुरंग का बनना स्टार्ट हो गया था। इस परियोजना को फरवरी 2015 में ही पूरा होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें देरी हो गई। शुरुआत में यह परियोजना 8.8 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन इसके पूरे होने के बाद ली गई जीपीएस रीडिंग 9 किलोमीटर लंबा दिखाती है। तो गाइज ये कुल मिलाकर के इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है अटल सुरंग, जिसका नाम रखा गया रोहतांग सुरंग का, ये पूरी हो गई है। सामरिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। 180 घंटे में व्यवसाय है ये करना सिखाने के लिए आईआईएम इंदौर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ। गाइज 31 अक्टूबर से इस पोस्ट में ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स स्नातक और स्नातकोत्तर प्रतिभागी जो इसमें भाग ले सकेंगे। 6 महीने का ये पूरा कोर्स होगा, जिसमें 2,80,000 रुपये इसकी फीस रखी गई है। तो गाइज 180 घंटे में व्यवसाय करना आईआईएम इंदौर सिखाएगा। तो बस ये आपको याद रखना कि आईआईएम इंदौर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें वो 180 घंटे में क्या करेंगे, हमें व्यवसाय करना सिखाएंगे। गाइज इसके बाद में अगर हम बात करें तो फ्लेमिंगो के बाद हम करते हैं गाइज यहाँ पे। फ्लेमिंगो जो है गाइज ये क्या है, ये अफ्रीका के देश जो केन्या है, अफ्रीका के एक देश, वहाँ प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो है बेवेरिया झील कहाँ पर है, आपको पहली चीज़ तो याद रखनी, ये है अफ्रीका में। अफ्रीका के कहाँ पर है, केन्या में। और यहाँ पर जो इन दिनों फ्लेमिंगो क्या है, ये गुलजार हैं, जल क्रीड़ा से बढ़ते हुए गुलाबी रंग के आकर्षक पक्षी हैं। हालांकि हाल फिलहाल में फ्लेमिंगो की संख्या जो है वो झील से पलायन कर गई थी, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में मौजूद हैं। साल की शुरुआत में करीब 10 लाख फ्लेमिंगो यहाँ पे पहुंचे थे। तो गाइज फ्लेमिंगो जो है ये अफ्रीका की जो केन्या झील है उसका नाम क्या गाइज, ये आपको याद रखना है, उसका नाम है बोगोरिया। तो बोगोरिया झील कहाँ पर है, ये अफ्रीका के केन्या कंट्री में। गाइज आगे आप बात करते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के बारे में। गाइज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि बैंक के जरिए वाजिब ब्याज पर बाजार से कर्ज जुटाएं राज्य। गाइज अभी आप देख रहे हैं कि जो राज्यों का हिस्सा है जीएसटी में हमारा, जो उसमें से जो उनका बंटवारा है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। केंद्र सरकार के पास में इतना ज़्यादा जो संसाधन है वो नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। ऐसे में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने कहा है कि राज्य जो है ये वाजिब ब्याज पर क्या करें, कर्ज जो है वो उसको जुटा लें। तो इससे गाइज क्या होगा कि जब ये वाजिब दर पर कर्ज जुटा लेंगे, इसमें राज्यों को कुछ विकल्प दिए गए। इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक से आप विचार विमर्श कीजिए और इसके बाद में विशेष विकल्प के तहत वाजिब ब्याज पर 97,000 करोड़ रुपए क्या किया जा सकता है, उपलब्ध कराया जा सकता है। इस राशि का भुगतान 5 साल बाद में उपकर संग्रह से कर दिया जाएगा। तो यानी कि गाइज आने वाले समय में थोड़ा हमें और कर देखने को मिल सकता है और उससे जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उससे इस कर्ज को क्या किया जाएगा, चुका दिया जाएगा। इजराइल से भारत जल्दी 2 और अवाक्स खरीद सकता है। गाइज चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अवाक्स की तैनाती की जाएगी। $1 अरब का जो सौदा है इसके अंतिम दौर में पहुंचने की जो चरण में मंजूरी है ये पहुंच गया है। तो गाइज जो इजराइल है
और यूएई है, इसके बीच में भी हाल ही में एक समझौता हो गया था, जिसके बाद में इजराइल ने कहा था कि वो यूएई वेस्ट बैंक, जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक की तरफ अब और आगे नहीं बढ़ेगा। इजराइल से भारत जल्दी 2 आवाक्स खरीद सकता है। तो ये हो गई बात रक्षा सौदे में। गाइज अमेरिका में एक तूफान है, बेहद खतरनाक तूफान, जो तट से टकरा गया है। ये जो तूफान है, ये गाइज तूफान है लारा श्रेणी का। लारा श्रेणी के 4 जो तूफान है, इनके तौर पर मजबूत होकर के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए, और तूफान के बदलने के बाद में यह बृहस्पतिवार को लुसियाना के तट पर टकराया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस तूफान को बेहद विनाशकारी प्रभाव की चेतावनी दी हुई है। तो गाइज जो लारा श्रेणी का तूफान है, ये भी कहाँ पर आया हुआ है? ये आया हुआ है हमारा अमेरिका में। गाइज अब बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ ने कहा है कि दुनिया के 1/3 बच्चे जो हैं वो दूरस्थ शिक्षा से दूर हैं। अब शिक्षा आपातकाल के बारे में कहा गया कि शिक्षा बाधित होने से का असर जो है वो अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ेगा। कम से कम 46.3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की वजह से स्कूल बंद है और उनके पास में दूरस्थ शिक्षा का साधन नहीं है। गाइज हम देख रहे हैं कि आजकल जब से कोरोना का समय आ गया है, तब से ऑनलाइन स्टडीज का दौर पूरी तरीके से आ गया है, और स्कूल जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं अब वो भी ऑनलाइन स्टडीज करा रहे हैं। ऐसे में जो गाइज यूनिसेफ है उसने बताया है कि अभी भी दुनिया के करीब 1/3 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली जो दूरस्थ शिक्षा से दूर हैं, क्योंकि किसी न किसी कारण से, संसाधन की कमी के कारण से या और किसी कमी के कारण से, वो कुल मिलाकर के जो दूरस्थ शिक्षा है इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आरक्षण कोटे के भीतर कोटा बांटने का मामला बड़े संविधान पीठ को। तो गाइज जो खबर मैं अभी आपको इन डिटेल बता चुका हूँ, ये उसी खबर से रिलेटेड जो मामला है वो है। गाइज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन, इनके जो रिकॉर्ड है, इनका 112वां जो बर्थडे था वो अभी हाल ही में मनाया गया, और इनके जो 7 रिकॉर्ड करीब करीब इनके नाम पे ऐसे हैं, सॉरी इनके नाम कई नाम ऐसे रिकॉर्ड हैं जो 7 दशकों से यानी कि करीब करीब 70 सालों से अछूते हैं। न सिर्फ उनका जो एवरेज है, अगर आप जानते होंगे तो उनका एवरेज तो बहुत ज़्यादा है ही। अगर लास्ट मैच में वो 4 रन बना लेते, लास्ट मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे, अगर वो 4 रन बना लेते तो उनका एवरेज 100 का हो जाता, लेकिन वो 4 रन नहीं बना पाए, वो 0 पे आउट हो गए। तभी भी जो उनका एवरेज है, मुझे लग रहा है वो 99.94 का टेस्ट एवरेज उनका अभी भी है। तो गाइज अब बात करते हैं अंडमान की दुर्लभ जाति पर कोरोना का खतरा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा था अंडमान की जनजातियों के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल रट लीजिएगा इसको। अंडमान की जनजातियों के बाद में अगर आप गाइज बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जारवा, नॉर्थ सेंटिनल, ग्रेट अंडमानीज, ओंग, सोमपेन, इनमें जारवा और नॉर्थ सेंटिनल जनजातियां हैं जो आम लोगों के संपर्क में नहीं आई हैं। नॉर्थ सेंटिनल तो बाहर के लोगों के प्रति काफ़ी आक्रामक है, इसीलिए वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। तो कौन कौन सी यहाँ पे जनजातियां हैं, जिनमें से जारवा है, नॉर्थ सेंटिनल है, ग्रेट अंडमानीज है, ओंग है और सैम्पेन है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं जिनको आपको याद रखना है। रक्षा उत्पादन के लिए भारत सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को भारत में लुभाने की कोशिश में, जो दुनिया के देश हैं उनको लुभाने की कोशिश में भारत लगा हुआ है, और वैसे भी लगातार बात चल रही है कि हम रक्षा उत्पादों में जितनी जल्दी हो सके आत्मनिर्भर हो जाए, वही हमारे लिए अच्छा होगा। गाइस जो रेलवे है वो 2030 तक कार्बन शून्य हो जाएगा, निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भिलाई में भी 50 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट पर काम जो है वो जारी है। तो कुल मिलाकर के जो गाइस रेलवे है वो पूरी तरीके से इसके लिए प्रतिबद्ध है कि 2030 तक हम कार्बन उत्सर्जन को क्या कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, दुनिया की जो सबसे लंबी रोड टनल है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, मनाली से ले के बीच में 46 किलोमीटर की दूरी को घटा करके अब ले आएगी 9 या 10 किलोमीटर के आसपास ले आएगी, तो सॉरी 8.5 या 9 किलोमीटर के आसपास ले आएगी। ये दुनिया की सबसे लंबी जो रोड टनल है ये तैयार हो गई है, और लद्दाख इससे अब क्या होगा, साल भर जुड़ा रहेगा। अभी तक क्या होता था, हमारा जो संपर्क होता था वो कट जाता था जबकि जब आती थी हमारे यहाँ पे बर्फबारी का मौसम, लेकिन अब जो होगा साल भर हमारा संपर्क यहाँ पर बना रहेगा। गाइज कुनकुरी के रारकेरा गांव में कुएं में एक दुर्लभ प्रजाति की जो पेंगोलिन है ये मिली हुई है, तो इस खबर को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। गाइज जो जसपुर है छत्तीसगढ़ का, वहां पर क्या हुआ है कि रायकेरा के पंचायत में वहां पे कुएं में एक दुर्लभ प्रजाति का जो पेंगोलिन है ये मिला हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम है मोनिस क्राउडाटा, ठीक है। तो इसका नाम है जो मोनिस क्राउडाटा, और ये जो है ये कहाँ पर मिला है, ये मिला है छत्तीसगढ़ में। ये बहुत दुर्लभ प्रजाति का है। गाइज मारिके जो है ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। ये है नीदरलैंड की और ये है 29 साल की। मारिके लुकासा जो है रीजनवेल्ड, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये दुनिया में सबसे कम उम्र की लेखक है जिनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार इनको मिला है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मारिके को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ये है नीदरलैंड की। इनकी कहानी जो है ये खुद से ही प्रेरित है। गाइज अब बात आती है अमेरिका में, तो लारा तूफान ने लुइसियाना तट पर ये पहुंच गया और 6 लाख घरों में बिजली जो है ये गुल हो गई और 4 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लारा तूफान जो है ये कहाँ पर आया है, ये गाइज आया है अमेरिका में।
गाइस 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर दुनिया का सबसे बड़ा जो रूफ टॉप ग्रीन हाउस है, यहाँ पर क्या हुआ जा रहा है, कई तरीके की ऑर्गेनिक सब्जियां जो है ये उगाई जा रही हैं। ये गाइस हमारा है मॉन्ट्रियल कनाडा में। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन हाउस के लिए बनाया गया है, जहाँ पर क्या है ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, और ये 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर बड़ा हुआ है। स्थल सीमा से घिरे राज्यों में छत्तीसगढ़ को गाइस मिली हुई है चौथी रैंकिंग। मैंने आपको बताया था निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 आ गया है, जहाँ पर जो सरकारी थिंक टैंक है इसने बताया है कि जो नीति आयोग हमारा है, हाँ, तो जो हमारा गाइज नीति आयोग है इसमें क्या हुआ है कि गुजरात जो है ये शीर्ष राज्य हमारा, ठीक है। गुजरात गाइज हमारा कौन से नंबर पे, गुजरात हमारा है शीर्ष राज्य, ठीक है। इसके बाद में बात आती है महाराष्ट्र की और आती है तमिलनाडु की। तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 3 निर्यात तत्परता सूचकांक में क्या है, टॉप पर है। आगे बात आती है गाइज उत्पादन में, तो नंबर 1 कंपनी रेटिंग में जो है कौन से पायदान पर है, वो है हमारी चौथे पायदान पर कोल इंडिया कंपनी जो है हमारी यानी CIL है। इसने जो कोयला उत्खनन है इसको लेकर के अन्य आधार पर अपने 8 आनुषंगिक इकाइयों के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर उनकी रेटिंग जारी की है। रेटिंग में जो CIL है कि जो सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है SCL को चौथा पायदान मिला हुआ है। गाइज आगे बात आती है अमेरिका में महिलाओं को मतदान के अधिकार के बारे में। तो अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संशोधन के जरिए महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दे दिया गया था। वैसे न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला देश है। स्पुतनिक 5 के टीके के लिए रूस ने भारत से मदद मांगी हुई है। तीसरे चरण के ट्रायल में भी भारत, जो रूस है वो सहयोग भारत से चाहता है। आप सबको पता है स्पुतनिक जो है दुनिया में कोरोना वायरस की सबसे पहली वैक्सीन है, लेकिन अभी इस पर वैज्ञानिकों ने काफ़ी ज़्यादा जो शक है वो जाहिर किया हुआ है।